हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस लाइव क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जैसा कि चैप्टर आपका चल रहा था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में। और इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। किस तरह हम डीएनए के जो डिजायर बैंड्स हैं उसको सेपरेट करेंगे, और वो प्रोसेस कौन सा था? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस था। सेम सीक्वेंस में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, मीन्स जो डिजायर डीएनए का फ्रेगमेंट है उसको हम कैसे एक सुटेबल वेक्टर में इंसर्ट करेंगे और उसकी मल्टीपल कॉपी हम बनवाएंगे। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे किसमें? क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपली एक क्लोनिंग वेक्टर इन्वॉल्व किसमें होगा? पहले आपको जानना है मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड डीएनए। इस प्रोसेस या इस वेक्टर के थ्रू मल्टीपल कॉपी किसकी बनेगी? डिजायर डीएनए। क्लियर है ना? दूसरा पॉइंट इसी में हम आते हैं कि जो क्लोनिंग वेक्टर होंगे उन क्लोनिंग वेक्टर में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो जैसे बैक्टीरियल प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के बारे में देखो, पहले ही आपको शुरुआत में ही बताया गया। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है जो सर्कुलर होगा, सेल्फ रेप्लिकेट करेगा। इन द सेम सीक्वेंस दूसरा यहाँ पर क्लोनिंग वेक्टर क्या होगा? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज भी इस्तेमाल किया जाता है एज ए क्लोनिंग वेक्टर के फॉर्म में। और तीसरा आता है इसमें आर्टिफिशियल वेक्टर। जैसे एग्जांपल में है PBR 322। PBR 322 एक तरह का क्या है? आर्टिफिशियल वेक्टर है। तो क्लोनिंग वेक्टर का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? टू मेकिंग मल्टीपल कॉपी ऑफ डिजायर डीएनए। डिजायर डीएनए का मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वेक्टर का या क्लोनिंग वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और क्लोनिंग वेक्टर में कौन कौन से आएंगे? जैसे बैक्टीरिया का प्लाज्मिड इस्तेमाल किया जाता है, बैक्टीरियोफेज वायरस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आर्टिफिशियली भी वेक्टर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है क्लोनिंग के लिए। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर देखिए, ये वेक्टर हमने ऑलरेडी पहले से ही बना दिया है, PBR 322। ये एक तरह का क्या आर्टिफिशियल वेक्टर है। फिलहाल इस पर हम बाद में आएंगे। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक है, वो ये है। अब क्लोनिंग वेक्टर के कारण हम मल्टीपल कॉपी बनाएंगे। अब देखा गया कि किसी पर्टिकुलर सेल में ऐसे वेक्टर की जो संख्या होगी, यानी कि नंबर जो होगा ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, नंबर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर इन ईच सेल, एक पर्टिकुलर सेल में जो वेक्टर की संख्या होती है वो 15 to 100 हो सकती है। यानी कि एक सेल में एक से लेकर के नंबर ऑफ या 15 से लेकर 100 तक की संख्या में प्लाज्मिड एक सेल में पाए जाते। सपोज करिए एक सेल है और इसके अंदर अगर बहुत सारे प्लाज्मिड हैं, यानी ये ऐसा बैक्टीरिया है जो नेचुरली क्या है, बहुत सारे प्लाज्मिड को एक साथ बना सकता है। अगर हमको कॉपी, जो डिजायर डीएनए की कॉपी है, बहुत ज़्यादा बनाना है, कम समय बनाना है, तो हम ऐसे ही वेक्टर का सिलेक्शन करेंगे जिसका हाई कॉपी नंबर फॉर्मेशन की कैपेसिटी होगी। क्लियर है ना बातें? आगे देखते हैं, कुछ फीचर्स होंगे, ध्यान देंगे कि सम फीचर्स इन क्लोनिंग वेक्टर, मतलब कुछ फीचर्स क्लोनिंग वेक्टर में होने चाहिए। जैसे पहला क्या फीचर्स होगा? फर्स्ट रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन।
मीन्स वेक्टर हैव origin of replication, and second one selectable marker, and the third one cloning site. बात को समझना ही, यानी जो भी वेक्टर का हम इस्तेमाल क्लोनिंग प्रोसेस से करेंगे उसके पास कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होने चाहिए। स्पेसिफिक फीचर्स का मतलब जैसे पहला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, सेलेक्टेबल मार्कर हो उस वेक्टर के पास, और क्लोनिंग साइट हो। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर जो क्लोनिंग वेक्टर हम क्लोनिंग में इस्तेमाल करेंगे उसके पास क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये एक तो फीचर्स है जो वेक्टर में होने चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर भी वेक्टर में होने चाहिए और क्लोनिंग साइट भी होने चाहिए। अब बात हम लोग कर लेंगे इनका क्या इंपॉर्टेंस है उस वेक्टर में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला इसमें। फर्स्ट इज, बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। पहला क्या है इसमें, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। जैसा रहता है कि वेक्टर के पास क्या हो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। मीन्स ए पर्टिकुलर सीक्वेंस है, पर्टिकुलर सीक्वेंस, ये ऐसा सीक्वेंस होगा उस वेक्टर में जो क्या करेगा, इनिशिएट रेप्लिकेशन। बहुत ध्यान सुनिएगा, पहला पॉइंट कि वेक्टर के पास, देखिए ये भी एक वेक्टर है PBR 322, इसके पास AORI लिखा है ना, ये ऐसा सीक्वेंस होगा जो रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। पहले आपको होना चाहिए कि अगर आप किसी वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, तभी वो कॉपी बनाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात समझ आई? यानी कि अगर हम इसे अपना DNA लिंक कर दें तो मल्टीपल कॉपी बनाएगा। सपोज करिए कि कोई वेक्टर हो और उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ना हो और हम DNA उसमें इंसर्ट कर दें तो उसकी मल्टीपल कॉपी नहीं बनेगी। बात समझ आ गई? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऐसे सीक्वेंस होंगे जो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? दूसरा इसी में आपको एक पॉइंट और मिलेगा कि कोई भी वेक्टर कितना कॉपी बनाएगा वह ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का नेचर ही डिसाइड करेगा। यानी कि नेचर ऑफ ORI, शॉर्ट में लिखा ORI का, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, नेचर ऑफ ORI कंट्रोल द कॉपी नंबर, मतलब कितने कॉपी बनेंगे उस वेक्टर के उसी सेल में, ये डिसाइड करता है नेचर ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब सपोज करिए एक कोई सेल हो और उस सेल के अंदर बहुत सारे प्लाज्मिड, एक ही प्लाज्मिड की कई कॉपी, इसका मतलब है कि उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो हाई कॉपी नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और किसी में प्लाज्मिड की संख्या 2, 4, 10, 15 है, इसका मतलब उसमें जो उसकी संख्या है वो कम है और वो किससे रिलेटेड है, ORI से रिलेटेड। ORI आप जान गए कि किसी, जो हमने अभी बताया कि जो वेक्टर की संख्या है किसी सेल में 15 से लेकर 100 तक हो सकती है, मीन्स कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। किस पर डिपेंड है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिस नेचर का होगा उसी नेचर का कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉपी बनेंगे। क्लियर हो गई? चलिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर। मीन्स अगर हम कोई वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं क्लोनिंग में तो उसके पास क्या एक फीचर्स होना चाहिए, वह फीचर है सेलेक्टेबल मार्कर्स। तो हम आपको पहले बता देते हैं सेलेक्टेबल मार्कर किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे सेलेक्टेबल मार्कर, इट सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट and permit the growth। ठीक, ध्यान सुनिएगा। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होगा, वो ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करता है
और साथ ही साथ उसके ग्रोथ को भी परमिट करता है, मतलब ये ग्रो भी करेगा। कौन? ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट हमने आपको बताया था कि जनरली जो बैक्टीरियल सेल हो या कोई भी सेल जो जेनेटिकली मॉडिफाई हो चुका हो, ट्रांसफॉर्मेंट है। ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करना, उससे ग्रोथ को परमिट करना, किसका रोल होगा? सेलेक्टेबल मार्कर का। साथ ही साथ आप देखें, एंड eliminate the non-transformant तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मीन्स जिसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं हुए, उसको यह एलिमिनेट करेगा और ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करेगा, तो उसको हम कहेंगे सेलेक्टेबल मार्कर। अब इसमें एग्जांपल अगर हम देखें तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो जीन है, एग्जांपल में आया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जैसे है सच है, जैसे है टेट्रासाइक्लिन एम्पीसिलीन को शॉर्ट AMPR करते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? ये सब सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर किसके लिए? फॉर ई कोलाई बैक्टीरिया। बात हमारी बहुत ध्यान से समझिएगा। एंटीबायोटिक ऐसे जीन होंगे जो टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलीन एंटीबायोटिक से अपने आप को बचाएंगे, जो नॉर्मल ई कोलाई बैक्टीरिया में नहीं होंगे। सपोज करिए अगर ये ई कोलाई बैक्टीरिया हो और इसके अंदर हम ऐसा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इंसर्ट कर दें टेट्रासाइक्लिन वाला, तो ये ई कोलाई अब टेट्रासाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक से अपने आप को बचाएगा। और नॉर्मली जो होता है ई कोलाई किसी भी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट नहीं होता। तो बात समझ में आ गई कि सेलेक्टेबल मार्कर जनरली क्या होंगे? जो ट्रांसफॉर्मेंट को मीन्स वह पर्टिकुलर सेल जिसमें बदलाव हो चुके हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो चुके हैं, वो ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करना किसका काम होगा? सेलेक्टेबल मार्कर का। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मीन जिन्हें मॉडिफिकेशन नहीं हुए, उसको रिजेक्ट करना भी किसका काम होगा? सेलेक्टेबल मार्कर का। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जैसे टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलिन मीन्स वेक्टर में, अब आप देखोगे डायग्राम में, ये एक ऐसा जीन होगा जो एम्पीसिलिन जैसा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ये, और ये वाला पोर्शन टेट्रासाइक्लिन। मतलब अगर ये वेक्टर ई कोलाई के अंदर हम सेट कर दें, वह ई कोलाई एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों तरह के एंटीबायोटिक से अपने आप को बचाएगा, क्योंकि उसके अंदर मॉडिफिकेशन या ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। बात समझ में आई? तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि सेलेक्टेबल मार्कर, बार बार सेलेक्टेबल मार्कर का नाम आएगा, इसलिए इस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से एक बार आप पढ़िएगा कि सेलेक्टेबल मार्कर जनरली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होंगे जो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को रिकॉग्नाइज और एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर के बाद देखते हैं क्लोनिंग साइट। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। इस पर चलिए देख लेते हैं इसमें क्लोनिंग साइट के बारे में। नेक्स्ट वन होगा क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट पहला तो फीचर था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा था आपका सेलेक्टेबल मार्कर, और नेक्स्ट वन है क्लोनिंग साइट। तो देखो ये एक डायग्राम यहाँ पर है PBR 322। ये क्या आर्टिफिशियल वेक्टर है, ध्यान सुनिएगा, ये एक वेक्टर है। इस पर आप देखोगे तो जो ये सब लिखा गया है अलग अलग, ये सब अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये सब अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का ये नाम दिया है।
और ये उसी पोर्शन पे कट कॉज करेंगे। सपोज करिए यह एक वेक्टर है और इस वेक्टर पर नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट मीन्स यह वेक्टर एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट को कंटेन किया हुआ, जैसा कि आप देख सकते हो। यानी कि अगर सपोज करिए इस वेक्टर पर हम एक साथ सारे एंजाइम अप्लाई कर दें, इसके नंबर ऑफ फ्रेगमेंट बन सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो डीएनए या जो क्लोनिंग का प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। यानी कि नॉर्मली किसी वेक्टर में एक या एक ही क्लोनिंग साइट होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा क्लोनिंग साइट हो गए, जैसे ये देखेंगे, तो वह जो कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये PBR 322 है, एक तरह का आर्टिफिशियल वेक्टर। जरूरत के हिसाब से इसका अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के यूज से इसमें क्लोनिंग कराया जा सकता है। ठीक है, सपोज करिए अगर ये पोर्शन कट करना है तो ये एंजाइम ऐड कर देना है इस पे और ये पोर्शन कट जाएगा। ठीक है, ये पोर्शन यहाँ कट कॉज करना तो BAM-H1 और इसको ऐड करेंगे। यानी कि इस पोर्शन में इस सीक्वेंस को काटने के लिए यह एंजाइम ऐड करें, ये पोर्शन कट हो जाएगा, बाकी वो कहीं कट कॉज नहीं करेगा। सपोज करिए अगर BAM-H1 है ये और इस पर एंजाइम अप्लाई कर दिया जाए, तो आपको ने पहले इंडोम का कॉन्सेप्ट समझाया भी है, ये पहले इसको इंस्पेक्ट करेगा, अपने साइट पर ही कट कॉज करेगा, कहीं और कट कॉज नहीं करेगा। वो कॉन्सेप्ट वही है पुराना। ठीक है ना। अब इसमें आपको देखना है, ये जो डायग्राम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्जन ऑफ रेप्लिकेशन है, अलग अलग रिस्ट्रिक्शन साइट। इसमें आप देखोगे 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ध्यान दीजिएगा इस डायग्राम को देखिएगा, तो यह एक सीक्वेंस है जो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, एम्पीसिलिन है और ये टेट्रासाइक्लिन, ये दोनों क्या हो गए, इस वेक्टर के सेलेक्टेबल मार्कर हो गए। अभी जैसे हमने बताया कि वेक्टर के पास सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, जिससे हम आसानी से सेट या सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस बैक्टीरिया या किस सेल के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ है, किसके अंदर नहीं हुआ है। तो देखिए PBR 322 जो दिया है, इसमें 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। तो इसमें हम लिख सकते हैं PBR 322, ये क्या है, आर्टिफिशियल वेक्टर है। इसमें क्या होंगे, 2 सेलेक्टेबल मार्कर होंगे, 2 सेलेक्टेबल मार्कर, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा। और ये 2 सेलेक्टेबल मार्कर कौन कौन से हैं, एक होगा एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन और एक होगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। बात समझिएगा। अब आपको समझना ये है कि टेट्रासाइक्लिन पे कट कौन काज करेगा, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम BAM-H1 फर्स्ट। यहां पर आप लिख सकते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यहां पर कौन कट कॉज करेगा, BAM-H1, जैसा कि डायग्राम में दिखा, आप डायग्राम से भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर PBU फर्स्ट, PST फर्स्ट यहाँ कट कॉज करेगा, यहाँ क्या कट करेगा, ये। ठीक है ना। अब देखिए एम्पीसिलिन का क्या काम है और टेट्रासाइक्लिन का काम क्या। एम्पीसिलिन क्या करता है, इट सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट। देखिए 2 सेलेक्टेबल मार्कर अगर एक ही वेक्टर में है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंस है। पहला जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये क्या करता, सेलेक्ट करता ट्रांसफॉर्मेंट को और एंड किल द नॉन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये वाला उस क्या करता है, ये इस वेक्टर में जो है एम्पीसिलिन, इसका काम है ट्रांसफॉर्मेंट कौन है उसको सेलेक्ट कर लेना, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन है उसको रिमूव कर देना। लेकिन अब बात आई कि जब यही सब कर ले रहा तो इसका क्या रोल है, ये क्यों इसमें है, इसका भी रोल है, ध्यान दीजिएगा। इसका काम आपको हम बताते हैं। टेट्रासाइक्लिन ये क्या करता है, आइडेंटिफाई रिकम्बिनेंट एंड नॉन रिकम्बिनेंट फ्रॉम ए मीडियम। कोई मीडियम है
उसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए किस बैक्टीरिया के अंदर है। सपोज करिए यह एक मीडियम है और इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, ठीक है, और ये सारे बैक्टीरिया जो थे वह एम्पीसिलिन में ग्रो कर रहे हैं। इसमें एम्पीसिलिन है, ध्यान सुनिएगा, एम्पीसिलिन इस मीडियम में है, सारे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, यानी कि इसमें जो है वो सब के सब ट्रांसफॉर्मेंट है। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब जिनका जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो चुका। लेकिन बात अब ये आ रही है कि सबके सब ट्रांसफॉर्मेंट हैं, किसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए होगा, क्योंकि रिकम्बिनेंट डीएनए या डिजायर डीएनए तो किसी एक बैक्टीरिया में ही होगा, सारे बैक्टीरिया में तो होगा नहीं। तो कैसे हम इसमें से चले, ये सबके सब तो ट्रांसफॉर्मेंट हो गए। जब सब इसमें ग्रो कर रहे हैं यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेंट हो गए। अब कैसे हम पता लगाएंगे, इस ट्रांसफॉर्मेंट में दो कैटेगरी है, रिकम्बिनेंट की और नॉन रिकम्बिनेंट। कौन रिकम्बिनेंट है कौन नॉन रिकम्बिनेंट, कैसे पहचानेंगे, इस मीडियम को ले जाते हैं किसमें ग्रो करते हैं, टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में, यानी कि टेट्रासाइक्लिन में अब इसको जब ग्रो कराएंगे तो देखा गया इसमें रिकम्बिनेंट्स नॉट ग्रो, मतलब जो जिस बैक्टीरिया के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए था वो यहाँ नहीं ग्रो किया। बात हमारी समझिएगा, जिससे क्लियर हो गया कि जो बैक्टीरिया इसके अंदर ग्रो नहीं कर रहा है वही क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए को कंटेन किया है, और बाकी जो इस मीडियम में ग्रो कर रहे हैं यानी वो नॉन रिकम्बिनेंट है। तो इस तरह क्लियर किया गया कि जो इसमें दो जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैं, एक ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करता है और दूसरा क्या करता है, रिकम्बिनेंट को नॉन रिकम्बिनेंट से अलग करता है। तो बात समझना, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो दो सेलेक्टेबल मार्कर का क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको इसमें हमने बताया, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो ये जो प्रोसेस है, जैसा कि अभी हमने बताया कि कैसे हम सेलेक्ट करेंगे कि किसमें रिकम्बिनेंट डीएनए, किस बैक्टीरिया का कोई मीडियम है और किस बैक्टीरिया में रिकम्बिनेंट है किससे नॉन रिकम्बिनेंट, ये तो बहुत कम्बरसम प्रोसीजर है या बहुत ही टिपिकल टास्क है कि पहले हम उस बैक्टीरिया को एम्पीसिलिन में ग्रो कराएंगे, फिर उसको हम टेट्रासाइक्लिन में ले जाएंगे। ये कहीं ना कहीं एक टिपिकल प्रोसेस है जिसके कारण अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर बनाने की जरूरत पड़ी। अब हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए ये तो हो गया होगा। अब इसी में हम बात करते हैं अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर तब तक समझ में आ चुका होगा, पीवीआर 322 भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर। तो सेलेक्टेबल मार्कर का कॉन्सेप्ट वही है कि हमको रिकम्बिनेंट डीएनए वाला बैक्टीरिया पहचानना, ठीक है ना। तो मीडियम है किसमें बैक्टीरिया रिकम्बिनेंट वाला है उसको पहचानना। तो सेलेक्टेबल मार्कर के लिए जरूरत पड़ी, एक जीन है, ठीक, और ये जीन क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, ठीक। और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करता है, एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पर काम करता है और जिससे उस बैक्टीरिया का कलर क्या आएगा, ब्लू कलर। ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट, जो ब्लू कलर आएगा बैक्टीरिया का, वाया कि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया हो, उसके अंदर एक जीन हो, वह जीन बनाए पर्टिकुलर एंजाइम, और इस एंजाइम के कारण उसके सराउंड में एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होगा, जिससे यह एंजाइम इस सबस्ट्रेट को ब्रेक करेगा तो ब्लू कलर बनेगा। बात समझ आई नहीं थी। अगला देखा गया
कि इसी जीन पर, यानी कि ऐसा हम वेक्टर ले जिस पर कौन सा जीन हो जो ये एंजाइम बनाता हो। सपोज करिए कि हम एक वेक्टर ए ले लिए, बहुत ध्यान समझिएगा, बुक में कोई भी ऐसा डायग्राम तो नहीं दिया, बट इसको समझने के लिए आप देखेंगे। जैसे एक वेक्टर ले लिया और इस वेक्टर पे कोई जीन हमने दे दिया जेड, एक वेक्टर है जिस पर जेड जीन है, ये वही जीन है जो ये एंजाइम बना है। ध्यान दीजिएगा, ये एक वेक्टर है और इस वेक्टर के पास क्या है, एक जीन है, और ये जीन कौन सा एंजाइम बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइड। और ये अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, ध्यान देना इसमें, अगर ये वेक्टर किसी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट हो, सपोज करिए यह एक बैक्टीरिया हो और सेम इसके अंदर इस तरह का हम वेक्टर इंट्रोड्यूस कर दें जिसके पास जेड जीन, और इसके बाहर मीडियम में क्या कर दिया जाए, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट हो, ठीक। तो यह बैक्टीरिया क्या होगा, एंजाइम बनाएगा इस वेक्टर के कारण, और यह क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होगा, और इस बैक्टीरिया का जो कलर होगा वह ब्लू कलर। क्लियर हो गई बात। बेसिक कॉन्सेप्ट हम बहुत एकदम बेसिक से आपको समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से आप समझिएगा। एक हमने वेक्टर लिया, उस वेक्टर पर एक जीन हो, वह जीन बीटा ग्लाइकोसाइडेज बनाए, और उस एंजाइम का काम है कि उसके सराउंड में अगर कोई क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट एक है, उस सबस्ट्रेट को ब्रेक करेगा तो ब्लू कलर आएगा। बात समझ में आ गई। अब देखा गया कॉन्सेप्ट कि जब हम इसी वेक्टर से हम अपना रिकम्बिनेंट डीएनए जोड़ दें, ध्यान दीजिएगा, इसी वेक्टर के जेड वाले जीन से क्या जोड़ दें, डिजायर डीएनए या जीन हम इससे अगर जोड़ देते हैं, सपोज करिए अब लाके हमने जीन इस पर जोड़ दिया, ध्यान दीजिएगा, इस पर जीन जोड़ दिया, अब क्या किया है, बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करा दिया, ठीक है। तो देखा क्या गया कि जब डिजायर डीएनए इस जेड वाले सीक्वेंस से जुड़ा तो वह एंजाइम बनना बंद हो गया। तो आप देखेंगे जेड जीन नॉट प्रोड्यूसेस एंजाइम ड्यू टू इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। इस प्रोसेस को कहा गया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इसको नाम दिया गया। बस समझिए, यानी कि जो जीन बना रहा था एंजाइम, उसी साइट पे ले जाके जोड़ दिया गया डिजायर जीन। तो डिजायर जीन जब इससे जुड़ गया तब इसकी एंजाइम बनाने की जो प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो गई, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक। अब इसको जब बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, सपोज करिए इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया तो नो ब्लू कलर, तो अगर ब्लू कलर नहीं आता इसका मतलब है इस बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, रिकम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट। और जिस बैक्टीरिया का कलर ब्लू आएगा, जिस बैक्टीरियल कॉलोनी का, इसका मतलब उसके अंदर जीन एंजाइम बना रहा है, यानी उसमें रिकम्बिनेंट डीएनए या डिजायर डीएनए नहीं है। तो बात समझ में आई। ये एक अल्टरनेटिव व्यवस्था सेलेक्टेबल मार्कर की ली गई जो बहुत आसानी से रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट को सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते इसमें, इसको नोट कर लीजिए तब तक। चलिए आगे बढ़ चलते हैं इसी में। देखते हैं क्लोनिंग जो वेक्टर है वो प्लांट और एनिमल्स में, यानी ये तो हमने बैक्टीरिया के केस में बताया,
अब सपोज करिए अगर प्लांट और एनिमल के केस में हमको कोई डिजायर डीएनए या जीन हो और उसको मल्टीप्लाई करना हो, उस केस में किस वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। कहेंगे क्लोनिंग वेक्टर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल और प्लांट है, उसमें हम कैसे किस तरह के वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले नॉर्मल कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। देखा गया है कि एक बैक्टीरियम है, ये बैक्टीरियम जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ठीक, एक ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या है, पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक है। मतलब ये क्या करता है, ट्यूमर कॉज करता है, ट्यूमर कॉज इन ए डाइकॉट प्लांट। यानी डाइकॉट प्लांट है, उसमें ये ट्यूमर कॉज करता है। बात आई समझ आ रही है। ट्यूमर किससे कॉज करेगा, डाइकॉट प्लांट्स। ठीक है, कैसे करता है तो इसको समझते हैं। देखा गया कि एग्रोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम, इसका प्लाज्मिड है। ठीक, इस प्लाज्मिड पर कुछ ऐसे डीएनए होंगे, स्पेसिफिक सीक्वेंस होंगे, स्पेसिफिक सीक्वेंस। ये क्या करते हैं, नॉर्मल सेल को क्या करते हैं, ट्यूमर में बदलते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग। इसको कहा गया टीआई प्लाज्मिड। प्लाज्मिड तो आप पहले से ही जान रहे हो। मतलब एग्रोबैक्टीरियम प्लांट सेल के अंदर अपना प्लाज्मिड इंसर्ट करता, जिसके कारण उस प्लांट में कंटिन्यूअस डिवीजन होता और मास ऑफ सेल बनते हैं, जिसको हम ट्यूमर नाम देते हैं। अब देखा गया कि जब बैक्टीरिया का प्लाज्मिड बॉडी या प्लांट सेल के अंदर इंटर कर जाता है और नॉर्मली रेप्लिकेट करता है, तो क्यों ना इसको हम वेक्टर के फॉर्म में इस्तेमाल कर लें। अगर प्लांट में कोई जीन इंसर्ट करना है और उसकी नंबर ऑफ कॉपी बनानी है, तो इसी प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया जाए। किसका, एग्रोबैक्टीरियम। तो किया क्या गया, इसका जो प्लाज्मिड था इसको डिसआर्म कर दिया गया। डिसआर्म का मतलब होता है रिमूव द पैथोजेनिक प्रॉपर्टी। मतलब इसका जो डिजीज कॉज करने वाली प्रॉपर्टी थी उसको बदल दिया गया, हटा दिया गया और यूज्ड किया गया, यूज्ड एज ए क्लोनिंग वेक्टर। किसमें, प्लांट में। प्लांट में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा क्लोनिंग वेक्टर। बात को समझ में आई, बहुत सिंपल है। अगर आप देखें तो इसके पास प्लाज्मिड है, उसके इस प्लाज्मिड पर ऐसे जीन होंगे जो प्लांट सेल में जाते ही प्लांट सेल के कैरेक्टर को बदल देते हैं और उसमें मल्टीपल कॉपी अपनी बनाते हैं। तो इसी प्लाज्मिड को मॉडिफाई कर दिया गया, मीन्स इसके पैथोजेन जो डिजीज कॉज करने वाली प्रॉपर्टी या जीन थे उसको रिमूव कर दिया गया, बाकी एज इट इज चीजें की रहने दी गई। तो इसी प्लाज्मिड से अगर हम अपना डीएनए जोड़ दें तो उस प्लांट में उसकी नंबर ऑफ कॉपी बनवा सकते हैं। क्लियर है ना। सेम इसी तरह से एनिमल्स में देखा गया रेट्रोवायरसेस, सॉरी एनिमल्स से देखा गया रेट्रोवायरसेस कॉजेस डिजीज इन ह्यूमन। ह्यूमन में अलग अलग तरह के डिजीज को कॉज करते हैं रेट्रोवायरस। यानी कि डिजीज कॉज करने का सिंपल कॉन्सेप्ट कि नॉर्मली ये बॉडी के अंदर चले गए और बॉडी के अंदर अपना नंबर ऑफ कॉपी बनाने लगे, तो इनका भी इस्तेमाल किया जाने लगा, यूज्ड एज ए क्लोनिंग वेक्टर। देखो इनका भी इस्तेमाल किया जाने लगा क्लोनिंग वेक्टर के फॉर्म में। क्यों ऐसा है, इसको किया गया व्हेन
इट डिसआर्म, जब इसको डिसआर्म किया गया मतलब इसके पैथोजेनिक प्रॉपर्टी को हटा दिया गया तो डिजीज कॉज नहीं करेगा और इससे डिजायर डीएनए जोड़ दिया गया और बॉडी में इंसर्ट कराया गया तो मल्टीपल कॉपी उस सीक्वेंस की क्या हो गई, बनने लगी। बात समझ में आ गई किस तरह प्लांट और एनिमल सेल के अंदर, यानी कि कोई प्लांट सेल हो उस सेल को कैसे मॉडिफाई करेंगे या उसके अंदर कोई डिजायर डीएनए कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके लिए इस्तेमाल किया गया एग्रोबैक्टीरियम का जो प्लाज्मिड है उसको मॉडिफाई करके, ठीक है। और एनिमल्स में रेट्रोवायरसेस, नंबर ऑफ रेट्रोवायरसेस होंगे जो बॉडी के अंदर नॉर्मली इंटर करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। तो ऐसे रेट्रोवायरसेस के पैथोजेनिक प्रॉपर्टी को रिमूव करके उनका इस्तेमाल एज ए क्लोनिंग वेक्टर के फॉर्म में किया जाने लगा एनिमल्स के केस में। बात समझ में आई ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट, उसको अगले क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ओके, धन्यवाद।